इंसिडेंट पर सर मेनली हरियाणा के सीएम ने कहा है कि वो वायलेंस की परमिशन नहीं देंगे, साइटिंग यात्रा की परमिशन नहीं देंगे, साइटिंग द प्रीवियस मंथ वायलेंस। लेकिन बीएचपी ने कहा है कि दे विल एनी हाउ टेक आउट द यात्रा इवन इफ देयर इज नो परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। यात्रा के साथ कुछ लोगों को लेकर भी गया है। देखिए, ये बीजेपी जो है, बीएचपी उनकी कमजोरी भी है, उनकी ताकत भी है। और बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के जो भी डिक्टाट्स रहेंगे उसको फॉलो करती आई है और करते रहेगी। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि सरकार जो है वहां पर वीएचपी चला रही है। और इससे ये बात भी जाहिर हो गई है कि वो जो लास्ट टाइम में जो सरकार की नाकामी थी, वो उनकी एक डेलिबरेट नाकामी थी वायलेंस को रोकने की। क्योंकि अगर आज वो कह रहे हैं कि परमिशन नहीं देंगे, मुख्यमंत्री बोल रहे परमिशन नहीं देंगे और वीएचपी बोल रहे कि हम निकालेंगे, तो इसका मतलब एक ही है कि इस तरह के वायलेंस के आगे बीजेपी जो है कमजोर पड़ चुकी है। और फिर आपने उस वायलेंस के बाद सिर्फ टारगेटेड तरीके से बड़े पैमाने पर करीब 450 के करीब जो कोर्ट में एफिडेविट दायर किया गया, उसमें बड़े पैमाने पर आपने मुसलमानों की इमारतों को, बिल्डिंग्स को, घरों को टारगेट किया। और ऐसे लोगों को भी आपने टारगेट किया जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। आपने ऐसे आदमी का भी घर तोड़ दिया जिसने हिंदू भाइयों की जान बचाई थी। तो ये एक टारगेटेड वायलेंस हो रहा है और टारगेटेड कलेक्टिव पनिशमेंट डिमोलिशन के जरिए मुसलमानों को दिया जा रहा है। और अब तो खैर कई मुसलमान के घर बचे ही नहीं, इतने घर आपने तोड़ दिए बीजेपी की हरियाणा की सरकार ने वहां पर। और अफसोस की बात यह है कि ये G20 होने जा रहा है, तो कौन वायलेंस करना चाहता है देख लीजिए अब आप। अभी जिस तरह से जो है कुछ लोगों को यात्रा करने के लिए परमिशन दी जा रही है, कुछ लोगों को रोका जा रहा है। बीएचपी एक तरीके से कह रही है कि पिछली बार की जितनी नहीं, विश्व हिंदू परिषद खुद गवर्नमेंट बनी हुई है वहां पर गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं, विश्व हिंदू परिषद जो बोले वो कर रहे हो लोग। इसीलिए तो आपने कलेक्टिव पनिशमेंट दिया, कोई घर बाकी नहीं रहा, मुसलमानों का घर ही तोड़ दिया, आपने बिल्डिंगें तोड़ दी, आपने हजारों लोगों को आज आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बारिश में और धूप में। अभी जिस तरह से बीएचपी कह रही है, बीजेपी के खिलाफ जाकर ये कह रही है कि हम किसी भी ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। कोई फर्क नहीं है बीएचपी में, बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ये को भी अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया, सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। मगर ये अच्छा है कि देश देख रहा है कि सितंबर के अब पहले हफ्ते में या जो भी 8-9 तारीख को जो G20 होने जा रहा है, कौन ये सब माहौल खराब कर रहा है? तो बीजेपी खुद कर रही है, विश्व हिंदू परिषद को इजाजत देकर। आप सरकार में है और एक ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलती है, थ्रेटन करती है, तो आप झुक जाते हैं उनके आगे। ये आप सरकार चला रही है, रूल ऑफ लॉ है आपका। यानी ओपन आपके इलेक्टेड गवर्नमेंट को कोई थ्रेटन करता है तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के आप इनकी धमकी को आप के आगे झुक जाएंगे? तो ये झुक गए लोग। सर एक तरफ से सरकार वायलेंस को रोकने की कोशिश कर रही है। सर क्या सरकार खुद मिली हुई है, क्या रोक रही है? सरकार खुद मिली हुई है। वो जो टारगेटेड घरों को तोड़ा गया वो क्या है? बीएचपी कह रही है कि आज के दिन क्योंकि श्रावण सोमवार आखिरी सोमवार है, तो इसीलिए ये यात्रा की जा रही है। सवाल उसका नहीं है, सवाल उसका ये नहीं है। सवाल ये है कि जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट कह रही है कि हम अलाउ नहीं करेंगे और वो लोग कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो आप झुक गए। सरकार डर के झुक गई और सरकार मिली भी है इन लोगों से। वो कह रहे हैं शांतिपूर्ण, वो सब बकवास है, वो सब बकवास बातें हैं। आप जब आपके सामने वायलेंस हुआ और वायलेंस के नतीजे में वहां पर एक टारगेटेड लोगों के घर तोड़े गए, फिर उसमें कितने 5 या 6 लोगों की जानें चली गई, उसके बावजूद भी सब हो रहा है। अभी कांग्रेस के बारे में भी होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पिछली बार जो हुआ था हिंसा, उसके मैं किसी और पार्टी के बारे में नहीं बोल सकता, वो बोलेंगे अपने बारे में। सर लेकिन आप कैसे देखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस तरह से होम मिनिस्टर ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन, देखिए जो
मस्जिद के इमाम को लोग मस्जिद से निकालकर उनकी मॉब लिंचिंग करके उनका मर्डर कर दिए, क्या आपने उनके घर को तोड़ना छोड़िए, क्या आपने बुलडोजर भिजाया उनके घर के पास? आपने नहीं भिजाया, आपने कुछ नहीं किया। जो लोग विजुअल्स आए जो अपने बंदूक से गोलियां चला रहे हैं उनको पकड़ा आपने? नहीं पकड़ा आपने। कितने आरोपियों का नाम आ रहा है, कितने जो लोग वीडियोस निकाले, वो पहले जो वीडियोस निकाले थे, आपने कितनों को पकड़ा? वो तो आपके लिए मोना डार्लिंग बने हुए हैं पूरे। आपकी तरफ से किस तरीके से जो है आप इस मामले को लेकर जाने वाले हैं? कोई न्यायिक तौर पर? नहीं, हम तो बोल रहे हैं हुकूमत देख रही है, और अफसोस ये है कि जिन लोगों का घर तोड़ दिया गया, जो धूप में बारिश में बेघर हो चुके हैं, ये ऐसी सरकार है बीजेपी की जिनके दिलों में इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपने डिसरिगार्ड करा, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया, और आपने जाकर अचानक पूरे 450 घरों को तोड़ दिया, आपने बिल्डिंग्स को तोड़ दिया, मेडिकल शॉप्स को तोड़ दिया। ये आपका इंसाफ करने का तरीका है? ये जुल्म है आपका, ये बीजेपी का, हरियाणा की सरकार का। आप कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे? लोग गए हैं ना कोर्ट को, देखिए नहीं, कोर्ट लोग गए हैं, जिम्मेदार लोग कोर्ट को गए हैं, हम देख रहे हैं कोर्ट क्या फैसला लेगा, देखेंगे। सर, मुजफ्फरनगर वाले मामले में टीचर ने आगे आकर कहा कि वो किसी भी तरीके का कम्युनल एंगल इसमें नहीं है, और टीचर हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका जो जहर उन्होंने पैदा किया मासूम बच्चों के जरिए, क्योंकि वो एक बड़ी कम्युनिटी को बिलोंग करती है और एक बड़ी कास्ट को बिलोंग करती है, और वहां पर मुसलमान कम तादाद में है, तो इसलिए उनका ये जो बयान है वो उनके कम्युनल बिहेवियर का एक अक्कासी करता है। वो बैठकर बच्चों को बोल रही है कि मोहम्मदन बच्चों को मारो, वो बैठकर कह रही है कि तुमने हल्का क्यों मारा, और मारो, और उसके बावजूद भी उनमें इतनी बराबर भी शर्म नहीं है, हया नहीं है कि आप टीचर हैं और पेरेंट्स आपके भरोसे पर बच्चों को भिजाते हैं, और आप वहां पर बैठकर उन मासूम बच्चों को हिंदू मुसलमान बता रहे हैं। अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा उस टीचर को? उन पर सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्यों नहीं लगाया जा रहा है? और ये क्या तमाशा है, वहां पर वो मासूम बच्चे को लाकर उन बच्चों से गले मिला रहे हैं। और आज मैं देखा कि वो बच्चा कह रहा है कि रातों में नींद नहीं आ रही मुझे। आप मासूम बच्चों के मेमोरीज को बर्बाद कर रहे हैं। 7 साल के बच्चों को आप सिखाते हैं नफरत, हिंदू मुसलमान ये सब नफरत, आप टीचर रहकर, और आपको जरा भी उसका वो एहसास नहीं है। बजाय इसके कि आप चुल्लू पर पानी में डूब मरते कि आप टीचर रहकर आपने इस तरह हरकत की, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, मुझे कोई उसका अफसोस नहीं है। अगर वहां पर नरेंद्र मोदी के कोई स्टैचू को जला देगा या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पोस्टर को फाड़ देगा तो पुलिस क्या करेगी बताइए हमको? क्या करेगी पुलिस? आप नहीं जाएंगे वहां पर? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे वहां पर? आप बताइए, आप ये क्या हो रहा है? और आप उसके बाप से कह रहे हैं, बाप को दबाव डाल दिए। मैं बात किया वो बच्चे के फादर से, वो बोल रहे कि मुझे आकर कहा गया कि गांव में माहौल खराब हो जाएगा। एक बाप अपनी बच्चे की इज्जत की लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसके हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा, माहौल खराब हो जाएगा। बच्चे को बिठाकर स्कूल में उसको पीटते हैं, वो माहौल जब खराब नहीं हो रहा है। अफसोसनाक बात है, यानी इतनी तकलीफ दे बात है कि छोड़ दीजिए मुसलमान था। कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को स्कूल को भिजाते हैं तो टीचर के पास क्यों भिजाते? कि माँ बाप के बाद अगर कोई इन बच्चों को मोल्ड करता है तो टीचर वो टीचर खुद नफरत पैदा कर रही है और बोल रहे हैं कि नहीं ये ऐसा होता है। मैं भी स्कूल गया, सबको स्कूल गए कि हमारे किसी को इस तरह के मारा गया, पीटा गया कि तुम्हारा ये समुदाय ताल्लुक है, और फिर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया था। बेलेबल सेक्शन लगाते हैं। सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के किस लिए इस्तेमाल होगा? नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या सोते रहेगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सोते रहेगा इसमें? और पुलिस क्या एक्शन ले रही है बताइए?
पुलिस तो सेटल करा रही है, सेटलमेंट करा रही है खाली पुलिस वहां पर। बाप को दबाव डाल रही है कि तुम कुछ मत करो। वो बच्चा रातों में नींद नहीं आ रही है, उसको सो नहीं पा रहा है, क्योंकि वहां पर मुसलमान कमजोर हैं, एग्रीकल्चर लेबरर हैं, इसलिए आप दबाव डाल रहे हैं वहां पर, और पुलिस और सरकार प्रशासन पूरा उनका साथ दे रही है। आपने तो पूरा वीडियो ट्वीट किया था, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन का सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन का सेक्शन पढ़ लीजिए क्या कहता है। वो टीचर में कोई रिमोर्स नहीं है, कोई रिमोर्स नाम की चीज नहीं है, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा उनके लोग, उनके समुदाय के लोग पूरा उनकी मदद कर रहे हैं। अगर वो बच्चा मुसलमान नहीं होता, कोई और समुदाय का होता या कास्ट का होता, तो क्या होता अब तक? क्या उसके माँ बाप का घर नहीं तोड़ दिया जाता? क्या उस बच्चे को ले जाकर आप चाइल्ड होम में नहीं डालते? ये इंसाफ नहीं, नाइंसाफी की मिसाल है। यही हो रहा है और यही होता रहेगा। और सबसे बड़ी तकलीफ अगर उठाना पड़ रहा है तो भारत के मुसलमानों को, और जब तक वो समझेंगे नहीं इन बातों को और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बनाएंगे, ऐसे ही नाइंसाफी होती रहेगी। फायदा कैसा? वाकई थोड़े दिन मिलेंगे, मगर उस बच्चे के तो मेमोरीज हमेशा के लिए खराब हो गए ना। जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उस पर पड़ा होगा बच्चे के ऊपर, वो कोई उसको महसूस ही नहीं कर रहा है। सर, बच्चे के पिताजी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आपसी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। एक बात सुनिए, अगर किसी और के बच्चे को मारा जाता और जाके बोलते कॉम्प्रोमाइज करो, तो बाप कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, क्योंकि वो कमजोर है वहां पर। वो एग्रीकल्चर लेबरर हैं, डरे हुए हैं, और उस बाप को मालूम कि योगी की सरकार में मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल सकता। उनको सिर्फ बुलडोजर मिलेगा, या फिर एनकाउंटर मिलेगा, या फिर जेल मिलेगी। आप ये, अरे बाप बोल रहा है तो पुलिस सुन लेगी, तो ठीक है, कल से कोई भी किसी भी बच्चे को मारेंगे और फिर बोलेंगे नहीं बाप कंप्लेन नहीं करेगा तो हम एक्शन नहीं लेंगे, मत देंगे। सके होगा क्या? 7 साल के बच्चे को सिखाएंगे आप हिंदू मुसलमान? उन पूरे स्कूल में बच्चे क्यों हैं फिर वहां पर? इसका इंपैक्ट जो पड़ रहा है ना, पूरे देश में पड़ रहा है, पूरे हर जगह पड़ रहा है। अभी बीजेपी की तरफ से बात आ रही है कि जिस तरीके से यहाँ पे माइनॉरिटीज को भी पैसा 1 लाख रुपए जो है वो दिया जा रहा है, उनका ये कहना है कि इंसाफ की बात को क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कई योजनाओं को जो है हर किसी को दिया जा रहा है, तो इसीलिए ये देखिए ऐसा है ना कि बीजेपी जो है डेलिबरेटली आधी सच्चाई बोलती है, आधी और पूरी झूठ बोलती है। क्या तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास के हमारे हिंदू भाइयों को प्रोफेशन की बुनियाद पर ये सेम स्कीम नहीं दी जा रही है? बराबर दी जा रही है। झूठ बोल रहे हैं वो लोग बीजेपी वाले। दी जा रही है, बिल्कुल दी जा रही है। प्रोफेशन की बुनियाद पर जो नाई है, जो मिस्त्री का काम करते, इस दिया जा रहा है। ऐसे कई 10-12 प्रोफेशन आइडेंटिफाई करे, उसमें भी दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब आप नहीं, अरे आपको दिया जा रहा है ना, माइनॉरिटीज को दिया जा रहा है। माइनॉरिटीज धर्म आ रहा है क्या? आर्टिकल 30 माइनॉरिटी धर्म है? माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन दे रहा है माइनॉरिटीज को, तो उसमें धर्म कहां से आ रहा? आर्टिकल 30 में नहीं है क्या? क्या नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन जो बीजेपी का चेयरमैन है, उसमें कौन माइनॉरिटी नहीं लिखा हुआ है जिसमें मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जैन है, सिख है? तो माइनॉरिटीज को मिल रहा है, ये कौन सी बात है? एक बात जो है INDI की तरफ से जो है बात ये आ रही है कि जो बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए के साथ नहीं है या उनके गुट के साथ नहीं है, वो सारे कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ। हाँ, वो जॉर्ज बुश के बेटे हैं पूरे। ये नहीं, ये जॉर्ज बुश के बेटे हैं, जॉर्ज बुश के परिवार के हैं। जॉर्ज बुश ने भी कहा था कि आप हमारे साथ हैं या दुश्मन के साथ हैं। तो लगता है कि जॉर्ज बुश के जानशीन है पूरे के पूरे ये लोग। और ये लोग एक दुकान चला रहे हैं, ये दुकानदार हैं कि इनके पास जो आएगा दुकानदार उनको बोलेगा अच्छा है, जो उनसे दूर रहेगा वो कम्युनल है। और एक चौकीदार है जो नेशनलिस्ट सर्टिफिकेट बांटते हैं, और दुकानदार जो है जो साहूकार बन के बैठा है, हमारी बर्बादी का बाइस बना है, वो कहेगा कि अगर हमारे पास आ जाओगे दुकान को तो तुम अच्छे हो जाओगे। ना तुम्हारी हमको ना दुकानदार की जरूरत है, ना ये चौकीदार की जरूरत है।
इंशाअल्लाह ताला इस देश में चौकीदार को बैठाएंगे, दुकानदार की दुकान ही बंद होगी। एक तीसरा गुट बनने की संभावना बहुत है। मैं तो बार बार हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि उनको लीड लेनी चाहिए, और ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हर स्टेट में वो तैयार हैं, और अगर चीफ मिनिस्टर केसीआर लीड लेंगे तो मैं समझूंगा कि बहुत सा इसमें काम हो सकता है। अखिलेश यादव जी आ सकते हैं क्योंकि वो केसीआर साहब से भी मिल रहे हैं, फिर आईएमडी वो उनसे पूछिए, वो तो हर जगह जाके बैठ रहे हैं, वो यहाँ भी बैठते, वहां भी बैठते, हर जगह चले जाते बेचारे। वो कौन है आपके साथ में जो आपको लगता है? अल्लाह है हमारे साथ। नहीं, दो पार्टी नहीं, हमारे सुनिए, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ वो अवाम है जो जालिमों के जुल्म को नहीं सहने वाली है, हमारे साथ वो अवाम है जो मजलूमों की तकलीफ को समझती है, हमारे साथ वो अवाम है जो इस देश को, डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहती है। दो पार्टियां क्या एक सर आप लगातार बोलो नहीं बोलो। नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि आप सिर्फ दो पार्टियां हैं तो नहीं, दो पार्टी एक गुट बड़ा बन जाएगा। क्या बड़ा बनेगा? क्या बड़ा? कौन सी पार्टियां हैं जो आपके साथ आ सकती? अरे बहुत आ सकते, देखिए अभी बहुत आ सकते। उदाहरण के तौर पर अरे बहुत आ सकते, ठहरिए ना, अभी तो खेल शुरू हुआ है। सर आप कई बार बीआरएस की स्कीमों की तारीफ की है, सर दलित बंधु हो या फिर जो भी ऐश फार्मर के रिलेटेड, परसों ही एक स्कीम का ऐलान किया गया बीसी के लिए कांग्रेस पार्टी की वजह से, सर तो 12 लाख देंगे दलित लोगों के लिए, कई सारे रिजर्वेशन की भी उन्होंने बात की। हाँ तो ऑलरेडी केसीआर दे रहे ना 10 लाख, आप 2 लाख बढ़ के देने की बात कर रहे हैं, अब उन्होंने भी कर रहे थे। ऑलरेडी वो स्कीम लाने वाला केसीआर है ना दलित का, वो लोन माफी के स्कीम का भी लाने वाला केसीआर है। आप तो कॉपी कर रहे, कट एंड पेस्ट जो बोलते वो कर रहे आप। वो बोलते ना कि नकल और चोरी करने के लिए भी अकल चाहिए, वो भी नहीं है बेचारों के पास। अब वो कट एंड पेस्ट जो आप कर रहे हैं, आप उन्होंने ऑलरेडी कर दिया, उन्होंने अंकल कर दिए, उन्होंने ऑलरेडी स्कीम ला लिया, उन्होंने अंकल केसीआर जो है वो कर दिए ना। अब आप उसको ही देखा देखी कर रहे, आप है क्या आपको? इसका मतलब आप उनके पीछे चल रहे। तो अब जो आदमी स्कीम लाया, लोग उसका साथ देंगे, या जो इन्होंने नई बात तो कर रहे, उन्होंने वही बात कर रहे। जिसको पैसे मिल रहे, जिसके पास लोन माफी हो गया, उसके अकाउंट में किसानों के पैसे जा रहे, तो आप तो वो कर रहे, देखा देखी कर रहे, कॉपी कर रहे, आप पूरा नया कुछ है ही नहीं आपका ने। तो इस वास्ते वो जो उर्दू में कहावत है कि नकल करने के लिए भी अकल और सलीका चाहिए, वो भी नहीं है आपका ने। सर कल यहाँ पर अमित शाह जी आए थे, आपका काफी नाम लिया सर उन्होंने, साथ में बीआरएस कांग्रेस को 4G, बीआरएस को 3G, आपको बीआरएस को 3G, 3 जनरेशन से आने वाली पार्टी कहा कि यहाँ पर मोदी जी आने चाहिए, यहाँ पर कमल खिलना चाहिए। हाँ वो देखेंगे, चुनाव के नतीजे के बाद बात करेंगे, ये 4G जीतेगा या फिर आपकी पुरानी लाइन जीतेंगी, देख लेंगे, आप मालूम होगा। सर मुंबई में जो इंडिया अलायंस की बैठक, मैं उस पर नहीं बोल सकता। उसमें छोटी पार्टियों को बुलाया गया। नहीं, मेरा ताल्लुक ही नहीं है मेरा उससे। आपको इनविटेशन? नहीं, मैं कई बार बोलता हूँ, बोलो ताल्लुक ही नहीं है उससे, मेरा ताल्लुक ही नहीं है। मेरे क्या करना? हाँ आप टाइम है, बहुत जब टाइम इलेक्शन जब आएगा, जब टाइम जब करेंगे, अब हम अपने टाइम से करेंगे भाई, हर कोई क्या वो करेंगे, अपने टाइम से हम करेंगे। हर कोई इस बार जल्दी लेकर आ रहा है ताकि वो ग्राउंड लेवल पे जा सके। देखिए ऐसा है, आप लोग दारुस्सलाम को माशाल्लाह से हफ्ते में 2-3 दिन आते, यहाँ पर हमेशा आपको इलेक्शन का माहौल दिखता है, पब्लिक आती, काम लेती है हमारे से। दूसरे पार्टियों को इलेक्शन के माहौल में आना पड़ता। हम लोग साल के 12 महीने जनता का काम करते रहते और सिर्फ जमीन पर रहते, हवा में नहीं रहते हम लोग। हमारा पार्टी के मेंबर्स, हमारे पार्टी के एमएलए, कॉर्पोरेटर्स है, हम में कमजोरी है, हम नहीं बोल रहे, मगर मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि आवाम के दरमियान रहना। जिसका इंतकाल हुआ हम नजर आते, बच्चे का हकीका है वो नजर आते हम लोग, बच्चे को मिठाई खिला रहे वो नजर आते हम लोग, फिर आप दवाखाने में मॉर्चरी में जो हम नजर आते, राशन कार्ड में हम नजर आते, पेंशन स्कीम का गाइड कर रहे हैं वहां हम नजर आते, ट्रांसफर है तो हम नजर आते, हर जगह पे हम नजर आते। आपको वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नजर नहीं आती, अब खाली आप इलेक्शन में आते पॉलिटिक्स नजर आते। हम लोग हर जगह पे माशाल्लाह से काम करते आए, यही हमारी ताकत है, यही हमारी मेहनत है, और हम इससे हमारे को भरोसा है अवाम हमारे को इंशाअल्लाह ताला हमारे को और बड़ी ताकत से नवाजेगी, हमको कामयाबी मिलेगी। अब अरे भाई आपको इतनी जल्दी कहीं को फिक्र है,
आपको ब्रेकिंग न्यूज मिलेंगी जब मिलना है मिलेंगे, अब क्या है। असद साहब, आप बाकी राज्यों में भी जा रहे हैं, अपने आप को विस्तृत हाँ, अभी जा रहा हूँ, मैं परसों जा रहा हूँ, रांची में बाई इलेक्शन है, मैं जा रहा हूँ, लड़ने जा रही हूँ रांची। जब आप अपने आप को विस्तृत कर रहे हैं तो बीआरएस तक ही आपकी दोस्ती क्यों है, बाकी पार्टियों के साथ क्या आप नहीं जाना चाहते या फिर देखिए, ऐसा नहीं, ऐसा देखिए, जो हमसे दोस्ती करना चाहेगा तो हम दोस्ती करेंगे, और दोस्ती का मतलब यह है कि आप अमन को बरकरार रखिए, स्टेट प्रोग्रेस करना चाहिए, किसान खुश होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए, गरीबों को पूरा सोशल बेनिफिट का जो वेलफेयर का स्कीम से मिलना चाहिए, वो होता है, वो हो रहा है यहाँ पर। अब दूसरे हमको दोस्ती नहीं करना चाह रहे तो हम भी, हमारी कोई जरूरत नहीं है। अब क्या मैं बोलते रहूं, वो मैं दोस्ती करना चाह रहे हम करेंगे, नहीं कर दुश्मनी करना, मुखालिफत करना चाह रहे करिए, मगर दोस्ती कोई करेगा तो हम करेंगे, नहीं करना चाह रहे तो हमारा क्या फर्क पड़ता है। दोस्त नहीं मिला था? अरे देखिए, इतनी जनता हमारी दोस्त है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारे दोस्त ही हैं, पूरे दोस्त हैं हमारे। ओके, थैंक यू।